हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, स्टेबिलिटी। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मीन बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आप अगर यहाँ पे देखोगे एरोमा, एरोमा मतलब स्मेल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ना एक यूनिक तरह का एक स्मेल आता है, उससे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब, जो हाइड्रोजन और कार्बन से कंपाउंड बनते हैं ना, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा है अरीन्स। अरीन का मतलब है ना एयर फॉर एरोमेटिक और इन फॉर अल्कीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ही हम अरीन कहते हैं और एयर उसका बना होता है एरोमेटिक से, इन बना होता है अल्किन से, क्योंकि जनरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में है ना डबल बॉन्ड होता है, इसकी वजह से इन फॉर अल्किन। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद इसके दो टाइप्स पड़ते हैं, एक में बेंजेनॉइड्स और दूसरा टाइप होता है नॉन बेंजेनॉइड्स। बेंजेनॉइड में जिस कंपाउंड में बेंजीन रिंग होती है, आप अगर यहाँ पे देखो तो बेंजीन रिंग इस तरह से होती है, इस तरह से सेम बेंजीन रिंग कहते हैं। जिन कंपाउंड में इस तरह की रिंग होती है ना बेंजीन रिंग, उन्हें हम बेंजेनॉइड्स कहते हैं। और जिन कंपाउंड में ये बेंजीन रिंग नहीं होती, उन्हें हम नॉन बेंजेनॉइड्स कंपाउंड कहते हैं। aromatic compound containing benzene ring is called as benzenoid and aromatic compound without benzene ring is called as non benzenoid compound। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो पहला एग्जांपल है बेंजीन का, उसमें बेंजीन रिंग तो होती है। और सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे तो नेफ्थलीन, वहाँ पे दो बेंजीन रिंग हमें नजर आएंगी। थर्ड एग्जांपल में टोलिन, यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग है और हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द मिथाइल ग्रुप। ओके, ये है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में फिनेंथ्रीन में तीन बेंजीन रिंग यहाँ पे हमें नजर आ रही है। अगर हम नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे फ्यूरान है। बेंजीन रिंग जनरली 6 कार्बन की होती है ना, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से हम बेंजीन बनाते हैं ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो केवल पाँच नहीं, केवल 4 ही कार्बन है और एक बीच में लगा हुआ ऑक्सीजन। ये तो हमें समझ में आया, इसमें कोई भी बेंजीन रिंग यहाँ पे नजर हमें नहीं आ रही, इसलिए नॉन बेंजीनॉइड हुआ। उसके बाद अजूलिन में अगर हम आप देखें तो 7 मेंबर्ड कार्बन है, 7 कार्बन है यहाँ पे, और वो फ्यूज हुए हैं 5 कार्बन वाली रिंग के साथ, जिसे हम अजूलिन कहते हैं। इसमें भी बेंजीन रिंग कोई भी हमें नजर नहीं आ रही, इसकी वजह से ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। अब उसके बाद नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। अब पहले स्ट्रक्चर में आप देखो तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग करी हुई है 1 2 3 4 5 6। अब पहले ये बात समझ लो कि नंबरिंग करते हुए हमें केवल एरोमेटिक रिंग के अंदर ही नंबरिंग करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ मिथाइल को 1 नंबर दे दिया, ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें करना है एरोमेटिक रिंग में 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करनी। अगर यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग यहाँ पे लगाई इस तरह से, यहाँ पे CH3 वैसा कि वैसा। अब इसमें नंबरिंग मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से भी मैं नंबरिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने लगाया CH3, फिर से एक जो सब्सटेंट है मैंने ऐड कर दिया। अब नंबरिंग करते हुए मुझे अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3, 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो नंबरिंग का एक इम्पॉर्टेंट रूल, जहाँ पे सब्सटेंट पास हो ना, पास, वहाँ से नंबरिंग हमें करनी पड़ती। तो ये नंबरिंग मेथड है ना, इस तरह से ये करेक्ट मेथड है। यहाँ से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, जिसमें 1 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल आएंगे, और यहाँ से अगर करें तो यहाँ पे 1 5 पर आएंगे, जो कि एक दूसरे से बहुत ही दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से नंबरिंग की ये मेथड बराबर है। और यहाँ पे 1 3 डायमिथाइल कंपाउंड और 1 3 डायमिथाइल बेंजीन यहाँ पे बन रहा है। अब आगे अब हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 कंपाउंड आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे 3 कंपाउंड आपको नजर आ रहे होंगे। उनमें से 1 2 1 3 और 1 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब आप यहाँ पे अगर नजर डालो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 1 6 को हम ऑर्थो कहते हैं, 1 3 1 5 को हम मेटा कहते हैं, और 1 4 को हम पैरा कहते हैं। अब ये किस तरह से होता है, इसे जानने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लूँगा। इसमें मैं
3 बेंजीन रिंग निकालता हूँ यहाँ पे। ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, और ये बेंजीन रिंग हो गई तीसरी। और मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा देता हूँ। यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी CH3। इस तरह से मैंने CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। अब अगर मैं 1-2 पोजीशन, मतलब 1-2, यहाँ पे अगर मैंने CH3 ग्रुप लगाया, यहाँ पे मैंने अगर मिथाइल ग्रुप ऐड किया, तो इसे हम ऑर्थो कहते हैं। ऑर्थो, इसे क्या कहते हैं हम? ऑर्थो, ऑर्थो कंपाउंड। अगर मैंने इस जगह पे मिथाइल ग्रुप लगाया, यहाँ पे, मतलब 1-2-3 पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगाया, तो उससे मेटा कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? मेटा। अगर मैंने यही मिथाइल ग्रुप 1-4 पे लगाया, किस तरह से? 1-2-3-4, तो उसे हम पैरा पोजीशन कहते हैं। ओके, पहले को कहते हैं 1-2 को क्या कहते हैं हम? 1-2 को कहते हैं ऑर्थो, 1-3 को कहते हैं मेटा, और 1-4 को हम कहते हैं पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, इस तरह से ये पैरा पोजीशन हो गई। ओके, सबसे पहले ऑर्थो मेटा पैरा देखने के लिए 2 सब्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। ये बात आप जान लो, 2 सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 2 मिथाइल, ये तो आप समझ गए। अब इन 3 एग्जाम्पल में आप अगर देखो, तो इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरह से दिया हुआ है। पहले में अगर आप देखो तो 1-2 डाईमिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल है, 1-2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है और बेंजीन रिंग, इसलिए 1-2 डाईमिथाइल बेंजीन, जिसे हम ऑर्थोक्साइलिन भी कहते हैं, वो फॉर ऑर्थो। ठीक है, उसके बाद 1-2-3, 1-3 डाईमिथाइल बेंजीन मेटाजाइलिन, 1-4 डाईमिथाइल बेंजीन पैराजाइलिन। इस तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म यहाँ पे हो गए। अब ये आइसोमेरिज्म किससे हो गए? आइसोमेरिज्म के ही एग्जाम्पल है ऑर्थो मेटा पैरा। अब आप यहाँ पे देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो बेंजीन रिंग वही के वही है, और मतलब बेंजीन रिंग है, और 2 मिथाइल तो तीनों स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हुआ, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है ना, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन, वो चेंज हो गई। ठीक है ना, 1-2, 1-3 और 1-4 ऐसे करके, इसलिए ये हो गए आइसोमेरिज्म। ये एक दूसरे के ये हो गए आइसोमर्स। ओके, अब 1825 में क्या हुआ? माइकल फैराडे जो है ना, माइकल फैराडे में बेंजीन को आइसोलेट किया, और उससे उसे ये पता चला कि बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। अब हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सबके फॉर्मूले देख लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर अल्केन होता तो 6 कार्बन के लिए कम से कम 14 हाइड्रोजन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती, लेकिन ये तो बहुत ही कम हो गए। यहाँ पे अल्कीन भी नहीं, अल्काइन भी नहीं, इतने कम हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। ये उसको पता चला। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो अनसैचुरेशन है ना, वो बहुत है, उसमें अनसैचुरेशन बहुत है। फिर भी अल्कीन में हमने देखा कि अल्कीन और अल्काइन जो है ना, वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है, इसकी वजह से उनमें अनस्टेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ना, ये स्टेबल निकला। इसकी वजह से थोड़ा सा डीप स्टडी करते हुए इन 1865 में केकुले ने एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया। उसमें उसे ये पता चला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि उसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। अल्टरनेट, सिंगल और डबल बॉन्ड वहाँ पे उसे नजर आए। तो इस तरह से कुछ बेंजीन का स्ट्रक्चर उसने वहाँ पे पता लगाया। अब केकुले ने जो है ना, थोड़ा सा बेंजीन के बारे में और स्टडी किया। उस स्टडी में उसे ये पता चला, उसने 2 आइसोमर बनाए। कौन से? 1,2 डायब्रोमो बेंजीन के ही उसने 2 आइसोमर बनाए। एक आइसोमर में उसको पता चला कि ब्रोमीन एटम जो है ना, वो डबली बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, और दूसरे आइसोमर में उसे ऐसे पता चला कि ब्रोमीन जो है ना, वो सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम को अटैच है। अब ये ऐसे कैसे हुआ? इसका स्टडी करते हुए उसे ये पता चला कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये एक ही जगह पे नहीं रहते, ये ऐसे घूमते रहते, मतलब ऑसिलेट होते रहते। अब ये ऑसिलेशन क्यों होता है और किस तरह से होता है, इसका थोड़ा रिसर्च करते हुए उसे ये पता चला कि ये जो ऑसिलेशन होता है वो रेजोनेंस की वजह से होता है। नाउ ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन इज एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस।
अब ये रेजोनेंस किस तरह से होता है? तो पहले स्ट्रक्चर में अगर आप देखो, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे है डबल बॉन्ड। मतलब पहले वाले स्ट्रक्चर में जहाँ पे डबल बॉन्ड है, सेकंड में वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सेकंड में जहाँ पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट में वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से ये बॉन्ड जो है ना घूमते रहते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर अगर देखो तो इसे कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इस तरह से ये घूमता रहता है, इस तरह से ये घूमता रहता है, जिसे हम एक्चुअल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के लिए तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है और उसका एक रूल होता है, उसे हम हुकेल रूल कहते हैं। अब वो किस तरह से होता है? एनी साइक्लिक प्लेनार फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंटेन 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी एरोमेटिक। कोई भी साइक्लिक साइक्लिक प्लेनार और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के पास अगर 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स होते तो उन्हें हम एरोमेटिक कहते। इस तरह से ये हुकेल रूल जिसे हम कहते हैं ना, इस तरह से हुकेल रूल होता है। अब प्लेनर किस तरह से, कंप्लीट कॉन्जुगेशन किस तरह से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ रिंग्स, इतना बस आप समझ लो। n मतलब नंबर ऑफ रिंग्स। ओके, n का मतलब हम 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। उसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो पहला एग्जांपल है बेंजीन का। यहाँ पे बेंजीन का एग्जांपल, और मैंने आपको बताया था कि 4n + 2 का रूल हम जनरली यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब n मतलब यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, एक ही रिंग है इसलिए n मतलब 1 लिया। पहले 4n + 2 मैंने लिख लिया यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट, पाई इलेक्ट्रॉन, और n = 1 यहाँ पे मैंने ले लिया। तो क्या हुआ, 4 × 1 + 2 कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आए, दिखाई दिए, तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से 3 पाई बॉन्ड में कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब साइक्लोपेंटेन डाइल एनायन में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब वहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन 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 यहाँ पे हमें निगेटिव चार्ज के भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। निगेटिव चार्ज के अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिए तो कितने हुए, फिर से 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। ओके ना, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है ना पूरे रिंग में कॉन्जुगेटेड है। यहाँ पे अगर आप एरो देख सकते हो ना, एरो फुल्ली कॉन्जुगेटेड, इसे ही फुल्ली कॉन्जुगेटेड कहते हैं क्योंकि पूरे रिंग में ये जा रहा है। ओके ना, फिर से अगर आप साइक्लोहेप्टेट्राइनिल कैटाइन देखो, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये तो चीज़ हो गई। ओके, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे, हाँ, इसलिए वहाँ पे कुछ हम कंसिडर नहीं करने वाले। लेकिन पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ये बॉन्ड ऐसे घूम रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग पे डीलोकलाइज यहाँ पे हो रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे भी फुल्ली कॉन्जुगेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसलिए वहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, तो हम नेक्स्ट नैफ्थेलिन देखते हैं। नैफ्थेलिन में हमें n = 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 रिंग यहाँ पे। 4n + 2 फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू रखें तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, राइट। n = 2 लिया मैंने यहाँ पे। 4 × 2 + 2 = कितने हुए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए। यहाँ पे है क्या, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे हुआ। यहाँ पे अगर देखो आप तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, n = 3 लिया। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसलिए 4 × 3 + 2 कितने हुए, यहाँ पे हुए 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे हुए
तो ये भी एरोमेटिक हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक हुआ। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे हुआ। अब हम यहाँ पे देखने वाले प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, उसमें पहली रिएक्शन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। यहाँ पे इथाइन मॉलिक्यूल को अगर रेड हॉट आयन ट्यूब से हम पास करेंगे तो वहाँ पे अंडर द हाई टेम्परेचर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन वहाँ पे होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होके यहाँ पे बन जाते हैं डबल बॉन्ड, और इनके बीच में, यहाँ पे अगर बीच में आप देख सकते हो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन जाते हैं, तो उससे बनता है बेंजीन। ओके, यहाँ पे आप साइकिल की तरह एक एरो देख रहे होंगे ना, एरो, ये एरो ऐसे घूम के इसे यहाँ पे बेंजीन बनाता है। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यहाँ पे हो गई। उसके बाद सेकंड रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। अब यहाँ पे Na की जगह अगर मैं हाइड्रोजन रख दूँ तो उसे हम बेंजोइक एसिड कहते हैं, और Na है इसलिए यहाँ पे इसे सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड यहाँ पे कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH CO, अब ये NaOH और CaO को मिला के हम सोडा लाइम कहते हैं। इसलिए सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को अगर सोडा लाइम से पास करेंगे अंडर दी हाई टेम्परेचर, ओके, हीट देंगे उन्हें, यहाँ पे आपको ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, उसे हम हीट कहते हैं। हीट देंगे तो उससे बेंजीन का प्रिपरेशन होगा। वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2, ये यहाँ देख रहे हो आप, CO2 जो है ना वो निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे बेंजीन रिंग हमें मिल जाएंगी। ये हो गई सेकंड प्रिपरेशन मेथड। अब थर्ड प्रिपरेशन मेथड में क्या पे गए, ओके, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। इसमें फिनॉल इज रिड्यूस टू बेंजीन बाय पासिंग इट्स वेपर्स ऑन हीटेड जिंक डस्ट। हीटेड जिंक डस्ट पे फिनॉल के अगर वेपर हम पास करेंगे तो उससे फिनॉल का रिडक्शन होगा और उससे बेंजीन रिंग का यहाँ पे प्रिपरेशन होगा। देन नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। ओके, तो हमने अल्किन में देखा था अल्किन्स आर नॉन पोलर बिकॉज वहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और 2 ही कार्बन होते हैं, हाँ, मतलब 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। इसकी वजह से वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस वहाँ पे नहीं होता, इसकी वजह से पोलैरिटी डिफरेंस नहीं होता, तो वो भी नॉन पोलर होते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस तरह से होते हैं, हमने एक जनरल एग्जांपल देखा बेंजीन का, किस तरह से वहाँ पे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं, इसलिए वहाँ पे भी कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, पोलैरिटी डिफरेंस नहीं होता, उसकी वजह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। ओके, ये समझ में आया आपको? ओके, सेकंड, दे आर कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स विथ कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। अब एरोमा हमने देखा ना, एरोमा मतलब एरोमेटिक से आया हुआ वर्ड है, एरोमा मतलब एक स्मेल, यूनिक स्मेल। आपने अगर नेफ्थेलिन बॉल्स देखे होंगे तो हमने पहले स्ट्रक्चर में स्टडी किया, नेफ्थेलिन इज एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। नेफ्थेलिन बॉल्स हम जनरली कबर्ड में या टॉयलेट में यूज़ करते। कबर्ड में अगर उन्नी लग जाए, अगर हमने किताबें बहुत दिनों तक वैसी की वैसे रखी, मतलब हमने स्टडी नहीं किया, राइट। हमने अगर किताबें वैसी की वैसी एक जगह पे रख दी तो उनको उन्नी लगती है, उन्नी। अगर वो ना लगे इसलिए हम नेफ्थॉल बॉल्स रखते हैं, या फिर टॉयलेट में भी हम नेफ्थेलिन बॉल्स को यूज़ करते हैं। उनकी एक डिफरेंट, एक यूनिक स्मेल होती है, अगर आपने ली हो तो एक यूनिक स्मेल, राइट। वही सेकंड प्रॉपर्टी है, दे आर कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स विद कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ये वही कंसेप्ट है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, ठीक है, ये बात तो हो गई। वाटर इज पोलर, इसलिए वो नॉन पोलर जो कंपाउंड है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जनरली नॉन पोलर होते हैं, इसकी वजह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं। ओके, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न्स विथ सूटी फ्लेम। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पे है सूटी फ्लेम, हाँ, यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हम जिसे कह सकते हैं। अब ये सूटी फ्लेम किस तरह से होती है, आपने अगर कोई भी दिया देखा हो, उसके ऊपर आप एक 30 सेकंड और 40 सेकंड अगर आप हाथ रखो, 1 मिनट तक अगर आप उसके ऊपर हाथ रखो तो आपका हाथ जो है ना वो काला हो जाएगा। दिए के ऊपर एक ब्लैक कलर का जो आता है ना, उसे हम सूट कहते हैं, सूटी फ्लेम। या फिर
कोई शुगर फैक्ट्री के पास कोई रहता हो तो उसे पता होगा कि आपके घर के ऊपर है ना जो काजड़ी आती है और जिसे हम कार्बन कहते हैं ना, वो भी एक सूटी फ्लेम है। उस तरह से सूटी फ्लेम होती है, राइट। तो 11th स्टैंडर्ड में जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ली जाती है, पहली टेस्ट जिसे हम कहते हैं। वहाँ पे हम क्या कहते हैं, वायर गैस पे थोड़ा सा कंपाउंड लेते हैं और उसे हीट करते हैं। अगर वहाँ से सूटी फ्लेम ब्लैक कलर की जो फ्लेम निकली, ब्लैक कलर का कंपाउंड निकला, तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड इज प्रेजेंट ऐसा लिखते हैं। अगर एकदम क्लियर फायर आया, मतलब कोई भी सूट नहीं आया, उसमें सूटी फ्लेम नहीं आई, तो उसे हम नॉन सूटी फ्लेम कहते हैं और उससे हम एलिफेटिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इस तरह से कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड की होती है, राइट। एरोमेटिक कंपाउंड जनरली सूटी फ्लेम देते हैं। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन, ओके। तो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स में ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी जाती है जनरली, और बहुत ही कम केसेस में और स्पेशल केसेस में ही हमें एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहाँ पे दिखाई देती है, ओके। क्योंकि क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते, वो अपनी एरोमेटिसिटी को ब्रेक नहीं करना चाहते, इसकी वजह से वो एडिशन रिएक्शन जनरली अवॉइड करते हैं, ठीक है ना, अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन। इसमें NO2 प्लस ग्रुप जो है ना, NO2 प्लस, वो एक्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये देखो यहाँ पे NO2 प्लस, राइट, ये एक्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और बेंजीन एक्ट होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पे अगर आप देखो, बेंजीन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इससे निकलता है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। इन द प्रेजेंस ऑफ 323 केल्विन पे हम इसे हिट करेंगे, तो वहाँ पे बेंजीन का जो एक हाइड्रोजन है ना, बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है NO2 से। बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया यहाँ पे NO2 से, बेंजीन से बन गया नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से पहले रिएक्शन। उसके बाद सेकंड रिएक्शन में हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में क्या होता है, हेलोजनेशन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहाँ पे क्लोरीन लग जाता है, लेकिन यहाँ पे हम यूज करते हैं अनहाइड्रस ClCl3, जो लेविस एसिड होता है ना, अनहाइड्रस ClCl3 का यूज करके यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से, इससे बनता है क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब बेंजीन से क्या बना, क्लोरोबेंजीन। ये होती है हेलोजनेशन रिएक्शन। इसका पूरा मैकेनिज्म हम आगे देखने वाले हैं, पूरा मैकेनिज्म हम स्टडी करने वाले। उसके बाद थर्ड रिएक्शन इज सल्फोनेशन। अब इस सल्फोनेशन में बेंजीन को अगर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से हम पास करें, तो उसका सल्फोनिक एसिड में उसका कन्वर्जन हो जाता है, जिसे हम सल्फोनेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे SO3H कैसे आया, इस H2SO4 को हम ऐसे लिखते हैं HOSO3H। अब ये जो SO3H होता है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इसकी वजह से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया SO3H से, और यहाँ पे बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हो गई थर्ड रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, अल्काइल मतलब मिथाइल प्रोपाइल इथाइल, राइट, अल्काइल ग्रुप। बेंजीन प्लस अल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, फिर से लेविस एसिड, फिर ये CH3 प्लस एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, राइट, CH3 प्लस एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाता है CH3। ये हो गया टोलिन, राइट, बेंजीन से टोलिन बन गया यहाँ पे। उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, राइट। यहाँ पे बेंजीन एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, इट गिव्स एसिटोफिनॉन। यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O प्लस ये एसिटाइल कैटाइन जो है ना, ये कैटाइन ये एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे बन जाता है COCH3, राइट। यहाँ पे अगर आप अच्छी तरह से देखो, तो ये जो COCH3 ग्रुप है ना, ये यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, और यहाँ से बन गया एसिटोफिनॉन। ये हो गई फिफ्थ रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, मैकेनिज्म किस तरह से होता है। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, एंड थर्ड स्टेप रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द इंटरमीडिएट। अब ये किस तरह से होती है, ये डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमने रिएक्शन देखी थी हेलोजनेशन, राइट। उसमें फर्स्ट था हेलोजन Cl2 हमने यूज़ किया था, राइट, और ये जो लेविस एसिड हमने यूज़ किया AlCl3। अब लेविस एसिड मतलब क्या है, लेविस एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, राइट। अब ये जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है ना, ये AlCl3 एक्सेप्ट करेगा। ये किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, इस तरह से,
ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टोटल AlCl3 ने ले लिए, मतलब यहाँ पे एक Cl माइनस निकल गया, राइट। Cl माइनस AlCl4 में ने ले लिया, इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज और एक क्लोरीन बच गया। उसके बाद उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इसलिए वहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज जो कि Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, राइट, ये प्रिपेयर हो गया। अब हमने देखा था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में कैसे हुआ? अल्काइलेशन में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से AlCl3 ने ले लिया, क्योंकि वो तो लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन पेयर उसने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे आ गए निगेटिव और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, इसकी वजह से वहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटाइन जिसे हम कहते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हो गया। देन उसके बाद हमने देखा था फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, राइट। ये जो असाइल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये किस तरह से करता है? फिर से AlCl3 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज और एक कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। राइट, इतना हो गया। ये भी असाइल कैटायन और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है बेंजीन की रिएक्शंस में। अब वहाँ पे हमने नाइट्रोजन देखा था, राइट। नाइट्रेशन रिएक्शन किस तरह से होती है और वहाँ पे NO2 प्लस किस तरह से प्रिपेयर होता है। उसके लिए 2 स्टेप्स है। अब यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर क्या करते हैं? इस पे रिएक्ट करते हैं। ये इस पे यहाँ का H प्लस ले लेती है, राइट। तो यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ओके, राइट। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसकी वजह से यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इतना तो हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होता है इस तरह से और H2O बाहर निकलता है और NO2 प्लस मतलब नाइट्रोनियम आयन फिर से यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। इस बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन किसने लिए? ऑक्सीजन ने लिए। नाइट्रोजन के पास फिर से इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, इसकी वजह से वो NO2 प्लस की तरह यहाँ से तैयार हुआ, राइट। इतना हो गया। ये हो गई पहली रिएक्शन, पहली स्टेप जिसे हम कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब ये किस तरह से फॉर्म होता है? यहाँ पे अगर आप देखो तो हर जगह एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हर जगह, हर एक कार्बन पे। यहाँ पे आप लगा दो अच्छी तरह से, एक एक कार्बन पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इतना तो हो गया। अब ये बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होता है? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके ये ले लेता है इलेक्ट्रोफाइल को, ओके। कार्बन के पास होते हैं 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसने लिया इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इस कार्बन के पास ना तो बॉन्ड बचा और ना ही कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, राइट। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, ना तो बॉन्ड बचा ना ही कोई इलेक्ट्रोफाइल आया। इसका मतलब यहाँ पे वैकेंसी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे वैकेंसी है, इसलिए वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। इतना समझ में आया आपको? यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 4 बॉन्ड आ गए कार्बन को, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव आयन वहाँ पे दे दिया। इतना हो गया। अब ये जो पॉजिटिव आयन है ना, ये स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस इफेक्ट से। अब वो कैसे होगा? यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं इस बॉन्ड को यहाँ भी लिख सकता हूँ ना, इस तरह से। ये बॉन्ड यहाँ गया, राइट। इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, राइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड। और ये पॉजिटिव आयन कहाँ पे गया? फिर पॉजिटिव आयन गया फिर यहाँ पे, ओके। इतना हो गया। ये समझा आपको समझ में आया? अब क्या होगा? ये डबल बॉन्ड फिर से ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, राइट। ये 2 कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे गया? पॉजिटिव चार्ज गया यहाँ पे, राइट। इस तरह से घूमते घूमते ये पूरे रिंग में डीलोकलाइज होता है। इसकी वजह से हम इस तरह से हम इसे लिखते हैं, राइट। ये पॉजिटिव बीच में और ये आधी रिंग, ओके। इस तरह से यहाँ तक डीलोकलाइज होता है। इस तरह से ये स्टेबलाइज यहाँ पे कार्बोकैटायन होता है, राइट। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब ये तो हो गया, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एरोमेटिसिटी जो ब्रेक हुई है ना, वो हमें वापस देनी पड़ेगी, वापस एरोमेटिक कंपाउंड। आपने अगर रिएक्शन में देखा होगा तो सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहाँ पे कोई और ग्रुप आया है, राइट। लेकिन जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी मतलब जो 3 बॉन्ड है ना, वो वैसे की वैसे रह जाती। अब ये किस तरह से? ये जो AlCl4 माइनस है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल है ना जो रिएक्शन में यूज़ किया गया है, वो फिर से हाइड्रोजन को ले लेता है। अब यहाँ पे देखो मेरे से भी गलती हो गया। यहाँ पे किस हाइड्रोजन को लेता है?
ये लेता है इस हाइड्रोजन को और इस बॉन्ड को यहाँ पे इस तरह से रोटेट करता है। ये गलत है, हाँ ये गलत है, आप ऐसे नहीं, ये ले लेता है ऊपर वाले हाइड्रोजन को और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस यहाँ पे चले जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे हो जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल वैसे के वैसे और एक हाइड्रोजन निकल के उससे HCl और AlCl3 वापस हमें मिल जाते हैं। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अगर आप फिर से देखो, फिर से अगर हम देखें तो पहली नाइट्रेशन, राइट, नाइट्रेशन में फिर वही होगा, पहले क्या होगा NO2 प्लस ले लेगा, फिर वहाँ पे कार्बोकेटन तैयार होगा, फिर से वहाँ पे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो के NO2 प्रिपेयर होगा, राइट। सेकंड रिएक्शन में सेम मैकेनिज्म, हेलोजनेशन में, उसके बाद सल्फोनेशन में भी सेम मैकेनिज्म, फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में भी सेम और असाइलेशन में भी सेम मैकेनिज्म यहाँ पे हो गया। तीनों के तीनों मैकेनिज्म हमने देख लिए एक ही पेज पे और एक ही साथ ही देख लिया, राइट, इस तरह से। अब यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड जनरली एडिशन रिएक्शन नहीं देते, लेकिन अंडर द विगरस और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हमें रिएक्शन करनी पड़ती है और निकेल के साथ ही ये जनरली एडिशन रिएक्शन यहाँ पे देते। अगर फर्स्ट आप देखो यहाँ पे बेंजीन है, थ्राइस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और हीट बहुत है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हमें रिएक्शन करनी पड़ती है, वहाँ से प्रिपेयर हुआ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन थे ना, एक एक बॉन्ड ब्रेक होकर दो हाइड्रोजन यहाँ पे लग गए और वहाँ पे साइक्लोहेक्सेन प्रिपेयर हो गए। उसके बाद सेकंड रिएक्शन में बेंजीन है थ्राइस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ 500 केल्विन टेम्परेचर और यूवी लाइट में बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यहाँ पे बेंजीन रिंग और हेक्साक्लोराइड का प्रिपरेशन यहाँ पे हो गया, BHC जिसे हम कहते हैं। अभी प्याज का सीज़न चल रहा है, प्याज अगर हमें प्याज खराब ना हो इसकी वजह से जो फार्मर जो होते हैं ना वो BHC का यूज़ करते हैं। BHC डाल के प्याज को जो है ना वो क्या बोलते हैं उसे स्टोर करके वो रखते हैं, राइट, इसे हम BHC कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेती करने के लिए और फार्मिंग के लिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग को पहले से ही कोई ग्रुप अटैच हो तो वही डिसाइड करता है कि उसके ऑर्थो पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा या पैरा में होगा या मेटा में होगा, राइट। यहाँ पे अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो पता है आपको, ये बेंजीन हमने पहले ले लिया। अब यहाँ पे कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा ये कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे जो ग्रुप है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3 है, अब ये CH3 डिसाइड करेगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा या पैरा पे आएगा, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट। अब ये किस तरह से होता है? उसमें पहले ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन तो पता है ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है और ये पैरा है, फिर से ये मेटा है, ये ऑर्थो है, राइट, ऑर्थो पोजीशन है, राइट, ये तो आपको पता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो OH, NH2, NH, CO, CH3, OCH3, CH3 और C2H5 ये जो है ना ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से। अब ये कैसे, राइट। यहाँ पे इस रिएक्शन, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। अब ये क्या करता है, इस तरह से यहाँ पे डिलोकलाइज करता है, राइट। मतलब यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, राइट। इतना समझ में आया आपको? यहाँ पे हो गया निगेटिव चार्ज, राइट, ओके। यहाँ पे फिर से निगेटिव चार्ज क्या करता है, निगेटिव चार्ज करता है यहाँ पे अटैक और ये यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, ओके, इतना हो गया। फिर से निगेटिव चार्ज करता है यहाँ पे अटैक और ये यहाँ पे आ जाता है निगेटिव चार्ज, ओके। इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड और यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, ओके। फिर से ये वैसे के वैसे हो जाता है इस तरह से, राइट, इस तरह से फिर से फिनॉल बन गया, ओके। अब आप इसमें अगर गौर से देखो तो आपको निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे नज़र आ रहा है? आपको ये इस पोजीशन पे नज़र आया, सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे फोर्थ पे नज़र आया, फिर से सिक्स्थ पोजीशन पे यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज नज़र आया। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहीं पे सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको, राइट, ये बात करेक्ट है। मतलब
दो ऑर्थो पोजीशन इस पे और इस पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है और पैरा पे भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है। ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस आर इफेक्ट की वजह से। लेकिन उसमें एक माइनस आई इफेक्ट भी होता है। हाँ, ऑक्सीजन जो है ना वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है अपनी तरफ, खींच भी सकता है ये। और जितना पास होगा उतना ज़्यादा खींचेगा, मतलब ये इन कार्बन की ज़्यादा खींचेगा, इस कार्बन की ज़्यादा खींचेगा, राइट। पास वाले कार्बन के वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा प्लस आर इफेक्ट होता है। इसकी वजह से मतलब रेजोनेंस इफेक्ट जो है ना यहाँ पे डोमिनेट करता है। इसकी वजह से जनरली ओ एच एन एच टू एन एच सी ओ सी एच थ्री ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी ऐड हो सकता है और यहाँ पे भी ऐड हो सकता है। लेकिन मेटा पे नहीं हो सकता। मेटा पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं आया। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम है। पैरा और ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है मेटा की। इसकी वजह से ऑर्थो एर और पैरा पोजिशन पे ही सब्सटीट्यूशन यहाँ पे होगा। ये हो गया। उसके बाद इन केस ऑफ अरिल हैलाइड्स एलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग। अब ऐसा क्यों? आप क्लोरीन में भी देखो सेम हुआ है। हाँ, सेम प्रोसेस। आप पूरी प्रोसेस देखो तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। प्रोसेस तो बाकी सबकी सेम यहाँ पे हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो है ना, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है प्लस आर इफेक्ट से, राइट। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करता है। इसकी वजह से क्लोरीन क्या करता है, पूरी की पूरी रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो खींच लेता है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे खींचता है। इसकी वजह से जो बेंजीन रिंग है वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। उसकी वजह से वो जनरली डीएक्टिवेट हो जाती है, राइट। इसकी इसीलिए हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग। ओके, हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग, ये तो हो गया। उसके बाद मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का हम एग्जांपल देखेंगे। NO2 CN CHO COR COH COR SO3H, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये किस तरह से होते हैं? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जनरली ये माइनस आर इफेक्ट देते हैं इस तरह से। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखो ये माइनस आर। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन गए, इसका मतलब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे निगेटिव, राइट। फिर से ये डिलोकलाइज कैसे होगा? इस तरह से। ओके, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर से डिलोकलाइज कैसे होगा? इस तरह, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। उसके बाद फिर से वैसे के वैसे होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? इस तरह से ये फिर से वैसे के वैसा यहाँ पे हो गया। अगर इसमें आप देखो तो ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो ऑर्थो पोजिशन ये है और ये है, यहाँ पे दोनों जगह आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पैरा पे भी आया पॉजिटिव चार्ज। हमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है। इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे मेटा पोजिशन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। इसकी वजह से मेटा पोजिशन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बार है, राइट। इस बार मेटा पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसकी वजह से मेटा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर NO2 साइनाइड CHO ग्रुप अगर अटैच हो तो मेटा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोफाइल का। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे आता है हमारा लास्ट टॉपिक, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स containing more than 2 benzene rings fused together are toxic and said to possess cancer producing property। अगर दो बेंजीन से ज़्यादा रिंग किसी कंपाउंड में हो तो उसमें जनरली वो कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। आप एग्जांपल्स में और स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे होंगे कि दो बेंजीन से ज़्यादा रिंग आपको वहाँ पे नज़र आ रही होंगी। वो जनरली क्या करते हैं? वो जनरली शो करते हैं कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी को। अब ये किस तरह से? जनरली टोबैको, कोल, पेट्रोलियम, इनका अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो ना तो उससे ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। अगर ये ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? वो शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं, राइट। और बायोकेमिकल रिएक्शन से वो डायरेक्टली डीएनए पर अटैक करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे कैंसर हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ये जनरली कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये जो आपको दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ये सब के सब मॉलिक्यूल कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं, राइट। इस तरह से वो शो करते हैं।
तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक और यहाँ पे ख़त्म होता है पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम शायद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम हाइड्रोकार्बन्स के जो भी एमसीक्यू है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।